गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रेड के संदर्भ में। और लास्ट टाइम पे मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग कुछ टॉपिक की बात कर रहे थे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको एंशिएंट में भी आ सकता है और मिडिल मॉडर्न भी आ सकता है, क्योंकि जो हिस्टोग्राफी के टॉपिक रखे गए हैं या रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं वो काफ़ी मैच करते हैं और कुछ टॉपिक्स सिमिलर रखे गए हैं। जैसे इतिहास में वस्तुनिष्ठता, जैसे इतिहास में पक्षपात के कारण वस्तुनिष्ठता, तो ये याद रखिएगा 101% बड़े क्वेश्चन में आने की संभावना है। और एक है इतिहास में पक्षपात या पूर्वाग्रह। ठीक है, इसके बाद और टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता। ये क्वेश्चन आएगा तो 400 वर्ड में आएगा। और याद रखिएगा कि लगभग इसका आने का संभावना मिडिल मॉडर्न या एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस में लगभग 90% है आने के लिए। हाँ, एक दो बार पूछा भी जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वस्तुनिष्ठता क्या होती है? मतलब ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री आपका है। चलिए, सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे भूमिका या प्रस्तावित प्रियम्बल। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे वस्तुनिष्ठता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है। दूसरा हम लिखेंगे वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास किया गया, प्रयास इतिहास लेखन में। फिर हम लोग देखेंगे कि वस्तुनिष्ठता की मार्ग में बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ द ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री। इसके बाद में लिखेंगे वस्तुनिष्ठता में सहायक तत्व। इसके बाद लास्ट लिखेंगे हम लोग इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के अंतर्गत आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। चलिए चर्चा करेंगे थोड़ा वस्तुनिष्ठता की। वस्तुनिष्ठता क्या है समझिए पहले कि आपको पता है इतिहास लेखन एक मानवीय विधा है जो मानव द्वारा संपादित किया जाता है। इसीलिए इतिहास लेखन में समय के साथ अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग शोध, अलग अलग दृष्टिकोण के आने से इतिहास लेखन में कई बार वस्तुनिष्ठता नहीं प्राप्त कर सकती है। इतिहास लेखन में बहुत सारी विविधता आ जाती है, इतिहास लेखन में बहुत सारे अंतर दिखाई देने लगते हैं। तो इन्हीं सबको लेकर इतिहास लेखन की जो अनेक प्रवृत्तियों का विकास हुआ, चाहे वह आपका वस्तुनिष्ठ इतिहास हो, व्यक्तिनिष्ठ इतिहास हो, चाहे आपका आदर्शवादी इतिहास लेखन हो, तो बहुत सारे दृष्टिकोण का विकास हुआ। प्रारंभिक समय में शुरुआती दौर में जब आदर्शवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ तो आदर्शवाद एक जिसके जनक आपके हैं बेनेडिक्टो क्रोसे, जो आपके इटली के रहे हैं। और आदर्शवादी दृष्टिकोण में आगे चल के हीगल, साइमन आदि लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हीगल, साइमन, बेनेडिक्टो क्रोसे। ठीक है, ये क्रोसे वही हैं जिन्होंने थियरी एंड फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री लिखा है। तो क्रोसे जिनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि ऑल हिस्ट्री हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिस्ट्री इज द कंटेम्परेरी हिस्ट्री। सभी इतिहास समकालीन इतिहास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इतिहास के जो प्रारंभिक दृष्टिकोण आया वह दृष्टिकोण हुआ था। हम आपको इसका पीडीएफ भी भेज देंगे, कई लोग को दे चुके हैं। और उसके बाद हम आपको इसका वीडियो भी बहुत बेहतरीन है हमारा, आप देख सकते हैं। आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवादी दृष्टिकोण, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, और एक कर सकते हैं आप वस्तुवादी दृष्टिकोण। इतिहास लेखन की शुरुआत में मुख्यतः आदर्शवादी दृष्टिकोण हावी था। लोग आदर्शवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत इसमें मुख्यतः जो घटनाओं का वर्णन करते हैं उसमें वस्तु की अपेक्षा, तथ्य की अपेक्षा जो होता है, ये लोग व्यक्ति को ज़्यादा बल देते हैं। आदर्शवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पहली बार मानव और मतलब व्यक्ति और राज्य के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण में व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है आपका, खासकर ऐतिहासिक लेखन में। तो इसीलिए कभी कभी ये इंडिविजुअलिज्म
जो आपका होता है मतलब व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट के आधार पे इसको लिखा पढ़ा जाता है। ओके, अब बात तो क्या होगा कि जब व्यक्ति को इतिहास का विषय बना के आप इतिहास लिखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के संदर्भ में हर व्यक्ति का अपना अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग मत होता है। इसीलिए उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में आप एक सर्वमान्य दृष्टिकोण नहीं स्थापित कर सकते हैं, जिससे इतिहास का कभी भी वास्तविक और सत्य नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगला एक दृष्टिकोण विकसित हुआ वस्तुवादी। वस्तुवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है ऐसी पद्धति जिसमें हम लोग मुख्यतः व्यक्ति के स्थान पर व्यक्ति को इतिहास का विषय न बनाकर, बल्कि हम लोग व्यक्ति के स्थान पर वस्तु का मतलब हो गया हम लोग ऐतिहासिक तथ्य जो हिस्टोरिकल आपके एविडेंसेस होते हैं और उनको आधार बनाएं। इतिहास को तथ्यों के सापेक्ष में लिखें, इतिहास को हम वस्तुनिष्ठ लिखें, इतिहास को वैज्ञानिक लिखें, इतिहास को हम लोग घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में कार्य कारण पद्धति के आधार पर लिखें। जो हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते हैं, जो डेटा प्राप्त होते हैं, जो हमारे पास साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनको आधार बना के किसी भी घटना का वर्णन करें तो वह इतिहास जो है वस्तुनिष्ठ हो सकता है। इसीलिए वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये आपका भूमिका में हो जाएगा। तो आदर्शवादी दृष्टिकोण, वस्तुवादी, व्यक्तिवादी आप बता सकते हैं। अब वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता वास्तव में किसी भी घटना पूरे इतिहास का वास्तविक वर्णन होता है। कोई ऐसा इतिहास जिसमें घटनाएं घटित हुई हों, क्योंकि इतिहास घटनाओं का ही अध्ययन करता है प्राचीन काल के, तो उनमें जो घटनाएं घटित हुई हों उनका सत्य एवं वास्तविक वर्णन करना ही वस्तुनिष्ठ कहलाता है या वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन कहलाता है। तो मतलब है अतीत की घटनाओं का जब वर्णन कीजिए वास्तविक रूप से कीजिए, सत्य कीजिए, हाँ, और तथ्य सापेक्ष कीजिए, साक्ष्य सापेक्ष कीजिए। इसीलिए एक आप श्लोक डाल सकते हैं, रास्तरंगड़ी में कल्हड़ कहता है कि वही कवि गुणवान है और प्रशंसा की योग्य होता है जो राग द्वेष से रहित होकर अतीत का वर्णन करता है, या राग द्वेष से रहित होकर अपने लेखन को प्रस्तुत करता है। उसका एक बड़ा फेमस श्लोक है, डाल सकते हैं, श्लाघ स एव गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता भूतात् कथने यस्य अस्थेव सरस्वती। ठीक है, तो कहता है श्लाघ स एव गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता भूतात् कथने यस्य अस्थेव सरस्वती। ठीक है, तो मतलब है कि व्यक्ति को या इतिहासकार को, गवेषक को, गवेषणा करने वाले को, अनुसंधानकर्ता को, लेखक को वास्तविक और सत्य घटनाओं का वर्णन ही करना चाहिए। ठीक है, और हर प्रकार के राग द्वेष से रहित होकर, किसी प्रकार की प्रभाविता से मुक्त होकर इतिहास करना चाहिए। यही आपका वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन होगा। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास का क्या किया गया। वस्तुनिष्ठता के लिए जो प्रयास हुआ वह क्या हुआ, जब आधुनिक वैज्ञानिक इतिहासकारों ने इतिहास लेखन की विधा पे काम करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इतिहास को वस्तुनिष्ठ वैसे ही लिखा जा सकता है जैसे कि विज्ञान होता है। तो वैज्ञानिक इतिहासकारों ने, जिन लोगों ने इतिहास में वैज्ञानिक तथ्यों को समावेश करने का प्रयास किया, जिसमें सबसे प्रमुख आते हैं, नाम आपका है थ्यूसिडाइड्स, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर लिखा है। ये विश्व के प्रथम प्रबोधक इतिहासकार माने जाते हैं। ही इज नोन एज द फर्स्ट इनलाइटेंड हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, थ्यूसिडाइड्स। और तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतिहास को तार्किक दृष्टिकोण से कार्य कारण की घटनाओं के सापेक्ष उन लोगों इतिहास लिखने का प्रयास किया। ठीक है, और इसी में विधा में कार्य कारण पद्धति पे जोर देते हुए हेरोडोटस ने भी लिखा, और आगे चलकर विलियम डिल्थे ने इस पर बहुत सारा काम किया। प्रोफेसर घाटे का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था जो हायर एजुकेशन में आया था कि इतिहास अतीत के मानव समाज का वैज्ञानिक लेखा जोखा है। ठीक है, और आगे चलकर जेबी ब्यूरी जब हुए तो उन्होंने एक किताब लिखी, द आइडिया प्रोग्रेस। जेबी ब्यूरी, कुछ इतिहासकारों के नाम जरूर डालिएगा। जेबी ब्यूरी, उन्होंने लिखा था आइडिया प्रोग्रेस। उसमें उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, हिस्ट्री इज द साइंस, नो लेस नो मोर। इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। ठीक है, तो मतलब इतिहास के वैज्ञानिकता पर बहुत सारे लोगों ने काम किया, और जब आगे चल के रांके आए तो रांके ने भी इस पे इतिहास में बहुत सारा काम किया, और वैज्ञानिक इतिहास लेखन पे उन्होंने इतना काम किया कि उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनदाता तक कह दिया गया। आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखन का जनदाता कह दिया गया रांके को लॉर्ड एक्टर ने इतिहास का कोलंबस कहा है। रांके को इतिहास का कोलंबस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और
ठीक है। तो रामके आधुनिक वैज्ञानिक इतिहास लेखक के जन्मदाता भी कहलाते हैं, जिनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ लैटिन एंड ट्यूटोनिक नेशंस। ठीक है। तो वो कहते हैं कि हिस्टोरियन शुड फॉलो द द पैरामीटर ऑफ हिस्टोरिसिटी एंड इट शुड बी रिटन एज ऑन दिस ग्राउंड दैट इज नोन एज द थिंग्स एक्चुअली वर। वो कहते हैं दिस इज द पैरामीटर ऑफ हिस्ट्री राइटिंग एज द थिंग्स एक्चुअली वर। जैसी वस्तुएं थी उनका वर्णन उसी तरह किया जाना ही वास्तविक इतिहास होगा। तो उनका एक विशेष आपका दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण राजस्थान हाई एजुकेशन के क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन निम्नलिखित में कौन इतिहास जैसा है वैसी पद्धति पे लिखने की बात करता है। तो ये हो जाएंगे लियोपार्ड वान रांके। ओके, रांके का योगदान इतिहास में कहलाता है बर्लिन रेवोल्यूशन, बर्लिन क्रांति, क्योंकि रांके बर्लिन की थे। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करेंगे। इन सब पे हमने लंबा वीडियो बनाया, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो हमने कहा कि वर्तमान में क्या हुआ कि वैज्ञानिक इतिहास लेखन का बहुत सारा प्रयास किया गया, और वैज्ञानिक इतिहास लेखन के साथ ही साथ अनेक मानवीय प्रयास जो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हुए हैं, बहुत सारे जो खोज हैं, आविष्कार हैं, और जो आपके बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उन सब का प्रयोग हम लोग इतिहास में करके इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाए रखने का वर्तमान में खूब प्रयास कर रहे हैं। जैसे आजकल आप देखे होंगे कि ऐसे इतिहास में अनेक वैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग हो रहा है, जिन्हें हम कहते हैं इतिहास के सहायक विज्ञान। ये भी क्वेश्चन में आगे पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास के सहायक विज्ञान, इसे कहते हैं हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी साइंसेज। ये क्वेश्चन आपको आएगा, बड़े में लिखने के लिए आ सकता है। अब ये क्या होते हैं, मतलब होता है सामाजिक विज्ञानों के अलावा। ठीक है, सामाजिक विज्ञानों के अलावा मानव द्वारा, सामाजिक विज्ञान को छोड़कर मानव द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में विभिन्न आविष्कार, विभिन्न प्रयोग, विभिन्न पद्धतियों को जो खोजा गया है, जब उनका प्रयोग हम इतिहास लेखन में करते हैं तो उसे हम कहते हैं इतिहास के सहायक विज्ञान। जैसे एपिग्राफी, जिसमें आप अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, जैसे पैलियोग्राफी, जिसमें आप लोग अभिलेखों की भाषा, पद्धति, उनके अक्षरों की बनावट, उसमें परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, जैसे सिग्लोग्राफी, जिसमें आप मोहरों का अध्ययन करते हैं, जैसे न्यूमिस्मेटिक्स, जिसमें आप मुद्रा का अध्ययन करते हैं, जैसे आपका ग्राफोलॉजी, जिसमें रेखाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें ठीक है। इसी तरह बहुत सारी तिथि निर्धारण पद्धतियाँ हैं जिसका प्रयोग करते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग सिस्टम, जिसकी खोज B.F. लीबी, बिलार्ड फ्रैंक लीबी ने किया है। और इसी तरह जैसे आपका हो गया यूरेनियम डेटिंग सिस्टम, जिसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया है। इसी तरह वृक्ष वलय पद्धति, जिसे आप कहते हैं ट्री रिंग एनालिसिस या कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसकी खोज डगलस महोदय ने किया है। ठीक है, इसी तरह आपका ऊष्मा गतिविधि है, जिसकी खोज किया है फेरिंगटन डेनियल्स ने, जो कि मुख्यतः प्राचीन काल के मृद भांडों आज के तिथि निर्धारित करता है। ओके, तो इसी तरह आपका है पोटेशियम आर्गन सिस्टम है, फ्लोरीन सिस्टम है। हाँ, तो बहुत सारी पद्धतियां हैं इतिहास लेखन में, इनका लगातार प्रयोग हो रहा है। फोटो सिंथेसिस सिस्टम है, आपका फोटोग्राफी है, आपका जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है, सोनार उपकरण है, जिसके माध्यम से समुद्र के अंदर जो होते हैं रेस के माध्यम से हम लोग समुद्र के अंदर आर्टिफैक्ट्स, पुरावशेषों का पता लगाते हैं। मतलब बहुत सारे प्रयास जो हैं वह इतिहास को वैज्ञानिक बनाने का किया जा रहा है। जब वैज्ञानिक इतिहास की बात करें तो मतलब है सुव्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और वास्तविक इतिहास। ठीक है, मतलब वैज्ञानिकता क्या होता है, विज्ञान जो होती है वो सुव्यवस्थित होती है, क्रमबद्ध होती है। किसी वस्तु का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान होता है। विज्ञान में पूरी तरह से वस्तुनिष्ठता होती है, विज्ञान में सार्वभौमिकीकरण होती है, विज्ञान में सामान्यीकरण के नियम पाए जाते हैं, विज्ञान की घटनाएं जो होती हैं, विज्ञान में जो भी तथ्य या रिजल्ट निकलते हैं वह सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह सत्य होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो विज्ञान पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होता है। तो उसी तरह से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि हम इतिहास को भी लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं वैज्ञानिक इतिहास लेखन। जो इतिहास वैज्ञानिक होगा वह इतिहास वस्तुनिष्ठ होगा। तो वैज्ञानिक इतिहास तथ्य सापेक्ष, साक्ष्य सापेक्ष इतिहास लेखन ही वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन होता है। अब इन इतने प्रयासों के बावजूद भी, ये सब डालिएगा, इसका हमने डिटेल में और बेहतरीन एक पढ़ाया है वस्तुनिष्ठता, आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, कोट कर लीजिएगा। यहाँ तो प्राइमा फेसी में सामान जल्दी पढ़ा दे रहे हैं। अब वो देखिए, तमाम प्रयासों के बाद भी वस्तुनिष्ठ इतिहास क्यों नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है भाई, देखिए लिखने के लिए सब लिखेंगे, लेकिन आप जो तथ्य बता रहा होगा इन तथ्यों को डाल के लिखेंगे तो आपको बेहतरीन होगा। और वर्तमान तमाम प्रयासों के बाद भी वस्तुनिष्ठ इतिहास क्यों नहीं लिखा जा रहा है, इसका क्या कारण है। तो वस्तुनिष्ठता के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं।
कौन सी बाधा है? सबसे पहले की बाधा है कि इतिहास का स्वरूप जो होता है वो चयनात्मक होता है। ये बाधाएं 7-8 लिख लीजिएगा। जैसे अब इतिहास का स्वरूप, इतिहास का विषय जो होता है हम लोग खुद चुनते हैं, तो विषय से ही हम लोग पक्षपाती और पूर्वाग्रही हो जाते हैं। अपने अपने इंटरेस्ट का विषय चुनते हैं, इसीलिए इतिहास लेखन का जब उसकी व्याख्या करते हैं अपने मन से, तो उसमें क्या होता है, एक ही घटना के वर्णन में अलग अलग दृष्टिकोण आ जाते हैं। तो चयनात्मक स्वरूप, इतिहास का चयनात्मक स्वरूप इतिहास में लेखन में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा, इतिहास का व्याख्यापरक होना, व्याख्यात्मक होना। इतिहास का व्याख्यात्मक स्वरूप, हिस्ट्री इज इंटरप्रिटेटिव। आपको पता है कि इतिहास व्याख्यात्मक होता है। इतिहास की हम लोग व्याख्याएं करते हैं, घटनाओं की व्याख्या करते हैं, डेटा जो उपलब्ध होता है हम उसकी व्याख्या करते हैं। अब जब हम इतिहास की व्याख्या करते हैं, सपोज कीजिए, तो निश्चित तौर से व्याख्या में हर व्यक्ति की व्याख्या जो होगा वो अपने अपने दृष्टिकोण से होगा, अपने विचार उसमें आ जाएंगे। पूरा एक ही घटना का वर्णन 4 लोग करेंगे तो अपना अपना अलग दृष्टिकोण हो जाएगा। एक ही व्यक्ति के बारे में 4 लोग का दृष्टिकोण अलग अलग हो जाएगा। तो निश्चित तौर से क्या होगा कि व्याख्यात्मक स्वरूप इतिहास में सबसे बड़ी बाधा होती है। इसके कारण क्या होता है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण का अनुभव होता है। तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण जो होता है, जो इंडिविजुअल अप्रोच है, ये भी इतिहास लेखन की सबसे बड़ी बाधा है। एक ही व्यक्ति के संदर्भ में, एक ही घटना के संदर्भ में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। कोई कहता है सही है, कोई कहता है गलत है। जैसे जगन्नाथ सरकार कहते हैं हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में कि जो औरंगजेब की नीतियां हैं वह हिंदू विरोधी हैं। वहीं पे एन.आर. फारूकी जी कहते हैं कि औरंगजेब की जो नीतियां हैं वो शासकीय आवश्यकता थी, राजकीय आवश्यकता थी और साम्राज्य को बचाने के लिए आवश्यक थी, इसलिए उनको डिफेंड करते हैं। तो एक ही व्यक्ति के संदर्भ में अपना अलग दृष्टिकोण हो गए। ठीक, तो इतिहास के ये भी दृष्टिकोण की भिन्नता है। इसी तरह और देखते हैं इसके बाद मनुष्य का सामाजिक प्राणी होना। आपको पता है कि जो इतिहास की व्याख्या है वह व्याख्याएं मनुष्य करता है। इतिहासकार या गवेषक या अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता भी एक सामाजिक प्राणी होता है। अब वह मनुष्य का सामाजिक प्राणी होना भी इतिहास लेखन की एक सबसे बड़ी बाधा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है जिस समाज में, जिस परिवेश में रहता है, उस सामाजिक परिवेश से पूरी तरह से उबर नहीं पाता है। वो निश्चित तौर से उस सामाजिक परिवेश का, उसकी परंपरा का, उसके रीति रिवाजों का, उसके रिचुअल्स का, उसके कन्वेंशनल थॉट्स का, उसके ट्रेडिशनल एस्पेक्ट का प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। तो न चाहकर भी पूरी तरह अपने समाज से ऊपर उठकर इतिहास नहीं लिख पाता है। कहीं न कहीं उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उसके सामाजिक विचार, सामाजिक प्रभाव आदि उसके लेखन पे परिलक्षित हो ही जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो इतिहास जो होता है वस्तुनिष्ठ न होकर विषयनिष्ठ हो जाता है और वह इतिहास वास्तविक और सत्य नहीं हो पाता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब वास्तविक और सत्य इतिहास लेखन। ठीक, समझिएगा। फिर अगला देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण आपका कारण है, वह है जाति, धर्म और सांप्रदायिकता। जाति, धर्म और सांप्रदायिकता जो होती है यह भी इतिहास लेखन की बहुत बड़ी बाधा होती है। क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार भी किसी न किसी जाति, किसी न किसी धर्म और मजहब या संप्रदाय से जुड़ा होता है। तो निश्चित तौर से वो अपने लेखन में अपने जाति, धर्म या अपने सांप्रदायिक विचार से पूरी तरह से उठ नहीं पाता। जैसे अभी हमने आपको एक उदाहरण दिया था जगन्नाथ सरकार का और इनका फारूकी जी का। तो निश्चित तौर से वहाँ पे भी इतिहास लेखन में खामियां आ ही जाती है। ठीक है, और आज देखिए पूरे विश्व का इतिहास, हिंदूवादी इतिहास, मुस्लिमवादी इतिहास लेखन, यहूदियों का इतिहास लेखन, आप ईसाइयों का इतिहास लेखन देखिए पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न रहा है, एक दूसरे के खिलाफ रहा है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, ऐतिहासिक मान्यताओं में बदलाव। ऐतिहासिक मान्यताओं में बदलाव। समय के साथ साथ ऐतिहासिक जो विचार होते हैं, पद्धतियाँ होती हैं, अवधारणाएं होती हैं, वो बदलती रहती हैं। इन बदलावों के कारण भी इतिहास में कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी घटना कब रिलेवेंट है और कब नहीं रिलेवेंट है। जैसे प्राचीन काल में बाल विवाह था, प्राचीन काल में सती प्रथा था, प्राचीन काल में आपके बहुत सारी पद्धतियाँ थी जो हो सकता है आज के परिवेश में हमें आपको अच्छी न लगे। वर्तमान के दृष्टिकोण से हम अतीत को देख के व्याख्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि बहुत सारी मान्यताएं जो होती हैं जिनका रिलेवेंस कभी पहले रहा होगा लेकिन आज नहीं है, तो उनके प्रति भी व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। ठीक है, हो सकता है सती प्रथा कभी समाज में महत्वपूर्ण रही हो, जौहर प्रथा का हो सकता है कभी समाज में गलत था, बट कभी हो सकता है उसका रिलेवेंट रहा होगा किस स्थिति में जौहर किया गया। ठीक है, उसी तरह जैसे कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके प्रभाव के बारे में, जिनकी शुरुआत के बारे में आप कभी भी एक मत नहीं हो सकते हैं। कैसे?
मान लो मैं कहूँ कि औद्योगिकरण की शुरुआत कब से आप मानते हैं। हम दूसरा कहते हैं भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत आप कब से मानते हैं। हम तीसरा आप कह दें कि क्या कहते हैं कि आप भारतीय स्वतंत्रता में कौन सी घटना को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। कोई कहेगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, और कोई हो सकता है कह दे कि नहीं सैन्य आंदोलन, कोई कहेगा नहीं किसान आंदोलन, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा जापान का पतन। तो मतलब ये है कि बहुत सारे अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं कि और तो उस संदर्भ में एक मत होना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक, तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। जैसे 1857 क्रांति का कारण है, तो हो सकता है आप सबसे प्रमुख कारण किसको मानते हैं। कोई कहेगा सामाजिक है, कोई कहेगा धार्मिक है, कोई कहेगा राजनीतिक कारक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐतिहासिक मान्यताओं में बदलाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। इसी तरह देखिए अगला है आपका क्षेत्रवादी दृष्टिकोण। क्षेत्रवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि जब आप अपने क्षेत्र को एक क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करते हैं दूसरे क्षेत्र के सापेक्ष, तब ये क्षेत्रवादी दृष्टिकोण जो रीजनल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री होता है, याद रखिएगा मिडिल मॉडर्न में ये भी आ सकता है कि क्षेत्रीय इतिहास लेखन के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए, या क्षेत्रवादी इतिहास लेखन या क्षेत्रीय इतिहास लेखन पर एक निबंध लिखिए या उसकी व्याख्या कीजिए। तो मतलब है क्षेत्रीय इतिहास लेखन क्या है, क्षेत्रीय इतिहास लेखन लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, ये पूरी व्याख्या करना पड़ेगा। तो लंबा क्वेश्चन हो सकता है। क्षेत्रीय इतिहास लेखन जो है यह एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखन है, जिसमें क्या होता है जैसे बुंदेलखंड का इतिहास, जैसे राजस्थान का इतिहास, जैसे आपके उत्तर प्रदेश का इतिहास। तो जब विभिन्न दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या होती है और इतिहासकार क्या करता है अपने क्षेत्र को के प्रति, जब वो क्षेत्र के प्रति उसमें अतिशय एक अतिवादी दृष्टिकोण आने लगता है, तो वह इतिहास के सार्वभौमिक स्वरूप को नष्ट करता है। जैसे मान लीजिए हर्ष पुलकेशिन का युद्ध हुआ, उत्तर भारत के इतिहासकार कह रहे हैं कि हर्ष जो है पराजित नहीं हुआ था, उसके अभियान को रोक दिया गया, और उसके अभियान को जब रोका गया तो नर्मदा दोनों साम्राज्यों के बीच की सीमा मान ली गई। आगे वो कह रहे हैं उधर के जो साउथ के इतिहासकार वो कह रहे हैं कि हर्षवर्धन पराजित हो गया था, ठीक है, और वो अपनी व्याख्या दे रहे हैं, उत्तर भारत वाले अपनी व्याख्या दे रहे हैं। तो मतलब क्षेत्रवादी दृष्टिकोण भी इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता और एक सहमति भरा दृष्टिकोण लाने में, सार्वभौमिक दृष्टिकोण लाने में बहुत बड़ी बाधा होती है। तो क्षेत्रवादी दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए इतिहास लेखन में, ठीक है। इसी तरह अगला देखते हैं, अगला ऊपर लिख देते हैं। अगला दृष्टिकोण है सबसे फेमस है उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, अल्ट्रा नेशनलिस्ट अप्रोच। उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की अगर बात करें तो हम पाते हैं कि जैसे देखे होंगे कि जब नाजिज्म का विकास हुआ, फासिज्म जैसे अतिवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपने ही राष्ट्र को, अपने राष्ट्रीय चरित्र को, अपने राष्ट्रीय मान्यताओं को ही सबसे ज़्यादा सर्वोच्च माना, अपने ही जातीय उच्चता को सबसे सर्वोच्च माना। जैसे कि रुडयार्ड किपलिंग लिखते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन, बता दीजिएगा, इसमें श्वेतों का बोझ, उसमें पश्चिमी इतिहास लेखन को बढ़ाते हैं, पश्चिमी दृष्टिकोण को हावी करते हैं और विश्व के ऊपर पश्चिमी और यूरोपीय प्रभाव को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे नाजीज्म में नाजी प्रजात, नाजी साम्राज्य आदि को उच्च माना जाता है, विश्व में सबसे सर्वोच्च माना जाता है। फासिज्म में मुसोलिनी के अधीन फैसियों का जब विकास हुआ, तो मतलब ये सब जो अतिवादी दृष्टिकोण है, यह राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संस्थाएं और विश्व शांति के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के खिलाफ है। वसुधैव कुटुंबकम शब्द सबसे पहली बार शिव पुराण और हितोपदेश में आता है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे ये भी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स भी इतिहास लेखन की सबसे बड़ी बाधा है। तो इतनी बाधाएं हैं, तो क्या इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, अगर हम इसके अतिरिक्त अगर हम इतिहास में कुछ प्रमुख तत्वों का ध्यान रखें तो इतिहास को वस्तुनिष्ठ भी बना सकते हैं। कैसे? इतिहास के सहायक तत्व क्या है? इतिहास के सबसे सहायक तत्व में पहला, इतिहास को साक्ष्य सापेक्ष लिखा जाए। मतलब इतिहास में अपने दृष्टिकोण न लिखकर इतिहास में, बल्कि जो तथ्य कहे, जो साक्ष्य कहे, जो डेटा हमारे पास कहे, बस केवल उसी का वर्णन हमको करना चाहिए। तो इतिहास साक्ष्य सापेक्ष होना चाहिए, इतिहास तर्क संगत होना चाहिए, तर्क संगत लिखे, इतिहास जो है तर्क संगत लिखा जाना चाहिए, इतिहास को वस्तुनिष्ठ लिखा जाना चाहिए, इतिहास को वैज्ञानिक लिखा जाना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से इतिहास को लिखा जाना चाहिए। अगला, इतिहास को संक्षिप्त लिखा जाए। संक्षिप्तता जो कि वस्तुनिष्ठता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, संक्षिप्त लिखा जाए। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो इतिहास लेखन गड़ा जाएगा, लिखा जाए, ठीक। इसी तरह आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण
जाति धर्म सांप्रदायिकता आदि से ऊपर उठकर उग्र राष्ट्रवादी क्षेत्रवादी दृष्टिकोण आदि से ऊपर उठकर अगर हम इतिहास लेखन लिखेंगे तो इतिहास वस्तुनिष्ठ हो भी सकता है। सबसे बड़ा कारण इसका एक और है ये कि इतिहास को हम व्याख्यात्मक न लिखकर इतिहास को वर्णनात्मक लिखें। द अप्रोच ऑफ राइटिंग ऑफ हिस्ट्री शुड बी डिस्क्रिप्टिव नॉट द इंटरप्रिटेटिव। तो इतिहास का मतलब इतिहास को वर्णनात्मक लिखा जाना चाहिए। तो हमें आपको केवल वर्णन करने तक सीमित रहना चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण, अपने विचार, अपनी जाति धर्म सांप्रदायिकता के आधार पर इतिहास को नहीं लिखना चाहिए। इसीलिए मार्क ब्लॉक कहता है, ये कमेंट डाल दीजिएगा, MARC मार्क BLOCH मार्क ब्लॉक लिखता है इसमें हिस्टोरियंस क्राफ्ट में। हिस्टोरियंस क्राफ्ट इसका मतलब होता है इतिहासकार का शिल्प। एक इतिहासकार की कारीगरी कुशलता या शिल्प क्या होता है? वो कहता है मार्क ब्लॉक कि इतिहासकार को वर्णनात्मक प्रकृति के आधार पर इतिहासकार को कभी भी ऐतिहासिक व्याख्या अपने दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए और इतिहासकार को अनावश्यक जज बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। निर्णय देने के लिए उतावलापन नहीं होना चाहिए। इतिहासकार को अपना वर्णन तथ्यों तक सीमित रखना चाहिए। जितना साक्ष्य कहे, जितना तथ्य कहे, उसी का वर्णन कर दीजिए। उसीलिए उसका बड़ा फेमस कथन है, ये कथन जरूर डालिएगा। वो कहता है द मानिया MANIA द मानिया माने पागलपन, उन्माद, द मानिया ऑफ बीइंग जजमेंटल इज द सटैनिक एनिमी ऑफ ट्रू हिस्ट्री। कहता है निर्णय लेने का उन्माद वास्तविक इतिहास का शैतानी दुश्मन होता है, इसीलिए हमको इससे बचना चाहिए। और रांके कहता है अपनी थ्योरी में कि द अप्रोच ऑफ हिस्ट्री शुड बी डिस्क्रिप्टिव। कहता है इतिहास की प्रकृति वर्णनात्मक होनी चाहिए, व्याख्यात्मक नहीं। कहता है हिस्ट्री शुड बी रिटेन ऑन द पैरामीटर ऑफ एज द थिंग्स एक्चुअली वर। इतिहास इस मापदंड पे लिखा जाना चाहिए कि जैसी वस्तुएं थी वैसा ही उसी का वर्णन करिए। तो इसको अंडरलाइन करिए, जैसी वस्तुएं थी वैसा ही, इसी दृष्टिकोण पे इतिहास को लिखा जाना चाहिए। तो एक आप रांके को भी यहाँ पे कोट कर लीजिएगा। ओके, तो एक आपका हो गया वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन। अब दूसरा देख लेते हैं पूर्वाग्रही। देखिए पूर्वाग्रह क्या है, अब समझ लीजिए, काफी चीजें मैच करती इसीलिए स्थान बता रहा हूँ। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पक्षपात या पूर्वाग्रह। यद्यपि दोनों में थोड़ा बहुत भिन्नता है, लेकिन तथापि मूलतः दोनों विचारधाराएं एक साथ देखी जाती हैं। पक्षपात और पूर्वाग्रह से बेसिक तात्पर्य होता है जहाँ से निष्पक्षता का अभाव हो। जहाँ निष्पक्षता का अभाव होगा वहाँ वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा। जहाँ निष्पक्षता नहीं होगी वहाँ पे वस्तुनिष्ठ या वैज्ञानिक इतिहास लेखन भी नहीं हो सकता है। पक्षपात का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के प्रति अथवा वस्तु के प्रति अथवा उसके विरुद्ध दृष्टिकोण रखना, किसी की तरफ रहना या किसी के विरुद्ध रहना, दोनों पक्षपाती होता है। ठीक है, तो इतिहास लेखन में पक्षपात जो है ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं विशेषता हो गई है, या एक महत्वपूर्ण जो है समस्या आ गई है इतिहास का पक्षपाती दृष्टिकोण। इतिहास को पक्षपात या पूर्वाग्रही दृष्टिकोण जो होता है, पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति पहले से ही दृष्टिकोण बना लेना और उसी दृष्टिकोण के आधार पर, उसी बनाए गए दृष्टिकोण के आधार पर उसके इतिहास की व्याख्या करना पूर्वाग्रही इतिहास लेखन होता है। जैसे हमसे सोच लिया कि औरंगजेब को हमको ये दिखाना है, हमने सोच लिया कि हमको ये चीज़ को यहाँ हाईलाइट करना है, पहले से दिमाग बना लिया, तब जान लीजिएगा आप शोध अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो पहले से आपको कुछ भी स्थापित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक अनंतिम निष्कर्ष जिसे आप कहते हैं आपका, जिसे आप इतिहास लेखन में अपनी एक परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, तो जो हाइपोथेसिस बना लेते हैं, कभी कभी लोग अपने हाइपोथेसिस के आधार पर ही पूरे इतिहास को पलट देते हैं, वो वही एक प्रॉब्लम इतिहास में होती है। इसीलिए इतिहासकार, ठीक है, पक्षपात की शुरुआत कैसे होती है, पक्षपात क्यों आता है, हमने कहा। तो आप यहाँ भी उनको यहाँ पर भी राजतरंगड़ी के कमेंट को डाल दीजिएगा, सलाम सहयोग गुणवान राग द्वेष बहिष्कृता। ठीक है, चाहे ये आए और चाहे वस्तुनिष्ठता आए, दोनों में आप उसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए इतिहास में पक्षपात होता क्यों है, क्योंकि इतिहास में पक्षपात के अनेक कारण हैं। अनेक कारण इसलिए हैं क्योंकि इतिहास में जो पक्षपात का रीजन होता है वह वही रीजन होता है जो आपका वस्तुनिष्ठता के लिए बाधाएं होती हैं। जब इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं होगा तो पक्षपाती हो जाएगा, निष्पक्ष नहीं रहेगा। तो इतिहास में पक्षपात के कारण क्या होंगे, इतिहास का चयनात्मक होना इतिहास का पक्षपात है। अपने मन से इतिहास का विषय चुनोगे तो पक्षपाती हो जाएगा इतिहास लेखन वहीं से।
आप अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर कोई वस्तु चुन रहे हैं, अपने दृष्टिकोण के आधार पर अपने शोध का विषय चुन रहे हैं, तो मतलब है पहले से ही आपका दृष्टिकोण जो है वो पूर्वाग्रही हो गया है। यजकार कहते हैं, डाल दीजिएगा, कहते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य जो होते हैं वे मछली बेचने वाले किसी व्यापारी के जो नेम लिस्ट होता है, और सॉरी जो आपका रेट लिस्ट होता है उसके बराबर होते हैं। कोई भी इतिहासकार व्यक्ति या गवेषक या अनुसंधान करता जाता है, अपने मन के आधार पे मछली खरीदता है, मतलब ऐतिहासिक तथ्य ऐतिहासिक विषय खरीदता है, किस पे हमको शोध करना है, लेकर और फिर घर लाकर अपने मन के मसाले में उसे पकाकर उसका रसास्वादन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप विषय अपने मन से चुनते हैं, तथ्य ढूंढ के लाते हैं और फिर अपने मन का व्याख्या करते हैं। ये इतिहास लेखन की सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इतिहास लेखन में जो पक्षपात है वो कहाँ शुरू होता है, चयनात्मक होने के कारण। व्याख्यात्मक दृष्टिकोण वो भी इतिहास को पक्षपाती बनाता है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी इतिहास को पक्षपाती बनाता है। एक और नोट कर लीजिएगा, ये आप दोनों डाल सकते हैं। पूर्वाग्रही दृष्टिकोण, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पहले से दृष्टिकोण बनाना कि यह सही है, गलत है, क्या है, इसे कहते हैं पूर्वाग्रही दृष्टिकोण। ठीक है, पूर्वाग्रही दृष्टिकोण मनुष्य का सामाजिक प्राणी होना, जात धर्म सांप्रदायिकता, ऐतिहासिकता, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, ये सभी जो है इतिहास को वस्तुनिष्ठ, इतिहास को पूर्वाग्रही या इतिहास को पक्षपाती बनाते हैं। समझ आ रहा है ना। जितना भी आपके यहाँ बाधाएं थी वो सब पक्षपात के कारण हो सकते हैं। तो मतलब दोनों क्वेश्चन लगभग सेम जा रहा है। अब जो भी इतिहास के वस्तुनिष्ठ के लिए सहायक होंगे, अगर उन्हीं तथ्यों का सही से पालन करेंगे आप, तो आप पक्षपात से बच सकते हैं। जैसे वस्तुनिष्ठ लिखिए, साक्ष्य सापेक्ष लिखिए, तर्कसंगत लिखिए, वैज्ञानिक लिखिए, ये सब लिखेंगे तो इससे बच जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, क्या तमाम प्रयासों के बाद अंतिम निष्कर्ष क्या होगा इसका, पक्षपात का। क्या तमाम प्रयासों के बावजूद भी क्या इतिहास पूरी तरह से पक्षपात विहीन हो सकता है? बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतिहास में पक्षपात जो है, इतिहास में न तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इतिहास में न तो पूरी तरह से पक्षपात संभव है और न तो निष्पक्षता ही संभव है। ठीक है, दोनों के बीच में हमको मध्यम मार्ग का अपनाना चाहिए। क्योंकि डेविड थॉमसन कहता है कि विशेष परिस्थितियों में पक्षपात का स्वागत किया जाना चाहिए। अंडरलाइन कर लीजिएगा, डेविड थॉमसन का कथन है कि विशेष परिस्थितियों में हमें पक्षपात का स्वागत करना चाहिए। डेविड थॉमसन वो कहता है कि विशेष परिस्थितियों में, थॉमसन कहता है विशेष परिस्थितियों में हमें पक्षपात का स्वागत करना चाहिए। कैसे? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई सार्वभौमिक इतिहास लिख रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत पक्षपात हो सकता है। अपने राष्ट्रीय भावनाओं के लिए, अपने राष्ट्रवाद के लिए, अपने राष्ट्रीय चरित्र के लिए, राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए थोड़ा बहुत मात्रा में इतिहासकार पक्षपाती हो ही सकता है, होगा ही और हो भी सकता है, होना भी चाहिए। क्योंकि भाई अपने आप देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ पूरी तरह लिख भी तो नहीं सकते हैं ना। बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ हैं जिसमें हो सकता है कि वो चीज़ें सही ना हो, लेकिन हो सकता है कि इतिहास लेखन में वो चीज़ें लिखने से हमारे आगामी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आगामी पीढ़ियां जो होती हैं वो हतोत्साहित हो सकती हैं। तो कभी कभी चीज़ें कहीं कहीं पे पक्षपात आ ही जाता है न चाहकर। इसीलिए हमें अतिशय निष्पक्षतावादी इतना भी नहीं होना चाहिए कि निष्पक्षता के चक्कर में हम जो हैं पूरी तरह से अपने राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्थाओं के खिलाफ चले जाएँ। तो थोड़ी बहुत मात्रा में पक्षपात आ ही जाएगा। बटरफील्ड कहते हैं, बटरफील्ड का एक स्टेटमेंट है, डाल दीजिएगा। बटरफील्ड, इतिहास में निष्पक्षता असंभव है। याद रखिएगा, इतिहास में निष्पक्षता असंभव है और उसकी प्राप्ति का दावा करना तो महानतम भ्रांति भूल है। ये बटरफील्ड का स्टेटमेंट है। इतिहास में निष्पक्षता असंभव है और उसकी प्राप्ति का दावा करना तो महानतम भ्रांति है। इतना आसान नहीं है इतिहास पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ हो जाए और इतिहास पूरी तरह से पक्षपातहीन हो जाए, तो बहुत मुश्किल है। विश्व का इतिहास, यहूदियों का इतिहास, ईसाइयों का इतिहास, सबका इतिहास हुआ है, तो इतना बड़ा मुश्किल है। अंतिम निष्कर्ष क्या हो सकता है आपका? अंततः कहा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट डाल लीजिएगा, अंततः कहा जा सकता है कि इतिहास में पक्षपात अवश्यंभावी है और निष्पक्षता अपेक्षित है, जबकि मध्यम मार्ग इसका एक सुझाव है। फिर समझिएगा, इतिहास में पक्षपात अवश्यंभावी है, जरूरी रहेगा कुछ न कुछ,
और निष्पक्षता लेकिन अपेक्षित है कि आप कोशिश कीजिए वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष लिखिए, जबकि मध्यम मार्ग इसका एक सुझाव हो सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया दोनों, इसके आगे फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।